नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी जंतर मंतर पर तेज होते युवाओं के आंदोलन की। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर भड़के राहुल गांधी की। देखेंगे कैसे किसानों के दिल्ली कूच ने बढ़ाई सरकार की परेशानी। संसद सत्र में क्यों बौखलाई मोदी सरकार। और ये प्राइम मिनिस्टर जी जो है खुद सबको डराने की कोशिश करते हैं। जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिवसेना यूवीटी और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पास। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद ऐसा करने वाला चौथा राज्य बना। लिव इन रजिस्ट्रेशन हलाला पर नए प्रावधान होंगे लागू। सवालों में घिरी मोदी सरकार का जल जीवन मिशन। 18,000 से ज्यादा शिकायतें लेकिन महज 1800 पर कार्रवाई। जल शक्ति मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। वक्फ बोर्ड को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के सरकारी निगरानी वाला निर्देश हटाया। कहा हाईकोर्ट सभी पार्टियों को निष्पक्ष सुनवाई का मौका देने के बाद मामले पर जल्द करे फैसला। ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान में अमेरिका को बड़ा झटका। दोबारा शुरू हुई जंग में अब तक 100 सैनिक घायल। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने दी जानकारी। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 238 अंकों की गिरावट के साथ 77,470 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 50 अंकों की गिरावट के साथ 24,187 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि सरकार जितना इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, ये उतना ही तेज होता जा रहा है। बीते दिन संसद कूच के दौरान छात्रों पर लाठियां बरसाए जाने के बाद युवाओं का गुस्सा और भड़क गया है। भारी संख्या में युवा एक बार फिर जंतर मंतर पर जुट गए हैं और इस बीच सोनम वांगचुक को भी हाईकोर्ट से बड़ी जीत मिली है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। जंतर मंतर पर मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं का हुजूम बढ़ता जा रहा है। संसद कूच के बावजूद जब सरकार ने युवाओं की मांग नहीं मानी तो युवा एक बार फिर अपने शांतिपूर्ण आंदोलन पर लौट आए हैं और अब वो सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे, बल्कि छात्रों पर जिस तरह से लाठियां बरसाई गईं, इस प्रदर्शन को तितर बितर करने की कोशिशें की गईं, उसका भी जवाब मांग रहे हैं। बीते दिन आपने देखा कि कैसे सुरक्षा बलों ने युवाओं को संसद कूच करने से रोकने की पूरी कोशिश की। उन पर लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज की। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाल रही है, लेकिन युवाओं ने भी प्रशासन की इस प्रदर्शन को रोकने की सभी कोशिशों पर पानी फेर दिया। पुलिस की क्रूर कार्रवाई को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने युवाओं से माफी मांगी है। उन्होंने कहा, मैं अपने सभी समर्थकों से माफी मांगता हूं, खासकर उन लड़कियों से जिन्हें पुरुष पुलिस अधिकारियों ने बेरहमी से पीटा, सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए, जो 20 से ज्यादा छात्रों की जान जाने के लिए जिम्मेदार हैं। सरकार और भी कई युवा छात्रों का खून बहाने को तैयार थी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आंदोलन जारी रहेगा। वहीं जिन युवाओं को हिरासत में लिया गया है, उनकी मदद के लिए भी सीजेपी ने बड़ा कदम उठाया। उनसे लीगल मदद के लिए एक फॉर्म भरने की अपील की है। साथ ही सरकार से बातचीत को लेकर भी साफ कर दिया है कि अब ये बातचीत उनकी शर्तों पर होगी। सीजेपी ने कहा कि अब हम मंत्रियों के घर नहीं जाएंगे, अब सरकार को जंतर मंतर आना होगा। प्रदर्शनकारियों के तेवर सख्त होते जा रहे हैं और जंतर मंतर पर बढ़ती भीड़ इस बात का सबूत है कि अब यह आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती। ऐसे में सरकार पर भी दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। ये साफ दिखाई भी दिया जब सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को लेकर अपने रुख पर सरकार ने यू टर्न ले लिया। आप जानते हैं कि वांगचुक को जंतर मंतर से हटाकर सफदरजंग हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया था। उनकी पत्नी गीतांजलि का आरोप था कि वांगचुक को हॉस्पिटल में हिरासत में रखा गया है। यहां तक कि सफदरजंग हॉस्पिटल डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी एक खत लिखकर इस पर विरोध जताया और कहा कि हॉस्पिटल हिरासत में रखने की जगह नहीं है। वहीं गीतांजलि ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का भी रुख किया था और उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट कराने की इजाजत मांगी थी। पहले तो सरकार ने इसका विरोध किया, लेकिन जब दूसरी बार हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई तो सरकार के तेवर भी बदले हुए नजर आए। दिल्ली हाईकोर्ट ने वांगचुक को अब मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की इजाजत दे दी है, जिस पर सरकार ने विरोध नहीं जताया। वांगचुक अब तक अनशन पर ही हैं और इधर युवाओं ने भी ठान लिया है कि या तो मोदी सरकार उनकी मांग मानेगी या फिर युवा उसकी कुर्सी हिला देंगे। मोदी सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर युवा दोबारा जमा हो गए हैं।
पुलिस की लाठियां, आंसू गैस के गोले उनके हौसले नहीं तोड़ पाए। लेकिन जिस तरह संसद मार्च को रोकने के लिए प्रशासन ने क्रूरतापूर्ण कार्रवाई की, उसके बाद मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा और भड़कता दिखाई दे रहा है। छात्रों के सपोर्ट में विपक्ष ने भी सरकार को घेरा है। पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग लगातार तेज होती जा रही है और अब इसी मांग को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने दिल्ली में पीएम आवास का घेराव किया। इनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हैं। कांग्रेसी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस्तीफा दो के नारे लगा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से 5 मांगे सरकार से की गई हैं, जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, गृह मंत्री का दोनों सदनों में बयान, सदन में इस मामले की विस्तृत चर्चा, छात्रों के मुद्दे को सुना जाए, प्रदर्शन के दौरान हिंसा की निष्पक्ष जांच करने की मांग शामिल है। कांग्रेस अपनी इन मांगों को लेकर अड़ गई है। साफ कर दिया है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन के बीच पुलिस ने पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बड़ा ऐलान कर दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि धरना रात में भी जारी रहेगा। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने धरना स्थल से हटने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने लोगों से इस धरने में शामिल होने की अपील की है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे। नहीं कर पाएंगे, इस बार तो बिल्कुल नहीं। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो। भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी राहुल गांधी ने छात्रों की आवाज तो उठाई ही, साथ ही अब सभी भारतीयों से इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने की भी मांग कर दी है। ऐसे में मोदी सरकार कई मोर्चों पर घिर गई है, क्योंकि जंतर मंतर पर तो युवाओं का आंदोलन पहले से ही चल रहा था और अब विपक्ष ने भी सड़क पर मोर्चा खोल दिया है। मोदी सरकार इस वक्त तमाम मुद्दों को लेकर देश भर में घिरी हुई है। युवा और छात्रों ने तो मोर्चा पहले ही खोल रखा है और अब किसानों ने भी दिल्ली कूच कर दिया। अमेरिका के साथ हुई भारत की ट्रेड डील को लेकर किसानों ने दिल्ली कूच किया है। ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। भारत अमेरिका प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए के विरोध में पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंडेर के नेतृत्व में देश बचाओ मोर्चा के तहत दिल्ली कूच किया गया। 21 जुलाई को सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली कूच के लिए शंभू और खनौरी बॉर्डर पर इकट्ठा हुए। किसान संगठनों का कहना है कि अमेरिका भारत ट्रेड डील से कृषि क्षेत्र और किसानों के हित प्रभावित हो सकते हैं। आपको याद होगा, भारत अमेरिकी ट्रेड डील के जरिए अमेरिकी किसानों की पहुंच भारत के बाजार तक होगी, यानी भारत के बाजार अमेरिका के लिए खोल दिए जाएंगे। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह चुके हैं और यही वजह अब किसानों की नाराजगी का कारण बन गई है। किसानों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो इससे भारतीय किसानों पर बुरा असर पड़ेगा और अब इसी के विरोध में किसानों ने दिल्ली कूच किया, जिससे सरकार बुरी तरह से घिरी हुई दिखाई दे रही है। किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने की कोशिश की जा रही है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर स्थिति तो ये है कि बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। इतना ही नहीं, अर्धसैनिक बलों और हरियाणा पुलिस की कई टुकड़ियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 भी लागू कर दी गई है। सीमा पर रोकी गई किसानों ने साफ किया कि हमारा बैरिकेड तोड़ने का कोई इरादा नहीं, पर सरकार बात करे। सुनिए सरवन सिंह पंडेर ने क्या कुछ कहा। देखिए, हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा कि हमारा मांग पत्र भी लिया और कहा है कि आपने हमें कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान से वार्ता कराई जाए, तो बोला मैं अवश्य करता हूं। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि 8-10 दिन में मेरा दफ्तर आपको चिट्ठी देगा, उनसे वार्ता करवाएंगे। किसानों ने अपना ज्ञापन सौंप दिया है, लेकिन केंद्र की तरफ से अभी तक बातचीत की कोई कोशिश नहीं की गई, जिससे किसानों का गुस्सा बढ़ना तय माना जा रहा है। वहीं इस पर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष ने भी किसानों के हक में आवाज बुलंद करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस सरकार ने किसानों के साथ पहले ही बहुत बड़ा धोखा किया। वहीं कांग्रेस की युवा विंग ने कहा, किसानों के रास्ते में बैरिकेड्स लगा दिए गए। किसान देश विरोधी भारत अमेरिका के व्यापार समझौते पर जवाब मांग रहे हैं, लेकिन भ्रष्ट भाजपा सरकार के पास जवाब नहीं, सिर्फ पुलिस और बैरिकेड्स है। मोदी जी आखिर जनता के सवालों से इतनी घबराहट क्यों? यानी साफ है कि किसानों के मुद्दे पर भी सरकार बुरी तरह गिर गई है। अब देखना ये होगा कि किसानों की मांग पर सरकार झुकती है या नहीं। किसानों के सामने एक बार फिर सरकार झुक गई है। किसानों के साथ केंद्र सरकार अब बातचीत को तैयार हो गई है।
गिरफ्तार किसानों को रिहा करने को भी तैयार हो गई और 10 दिनों में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ किसानों की बातचीत होगी। किसानों के सामने सरकार बैकफुट पर दिख रही है, वहीं संसद विपक्ष ने भी सरकार को घेर लिया है। तो कैसा रहा संसद सत्र का दूसरा दिन, जानेंगे रिपोर्ट में। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले और प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष की मांग थी कि इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराई जाए, लेकिन हंगामे के कारण सदन का माहौल लगातार गर्माता रहा। विपक्ष पेपर लीक, राम मंदिर, युवाओं के प्रदर्शन जैसे मुद्दों को लेकर तत्काल चर्चा की मांग दोहराता रहा। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्पीकर से मुलाकात कर इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराने की मांग रखी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर संसद में विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। बात करना चाहते थे, उठाए, उस वक्त भी मौका नहीं दिया, लेकिन हमको जेल के जैसे अंदर रखा गया, बाहर आने नहीं दिया। क्या बात है? अरे पार्लियामेंट के बाहर भी अगर एमपीज नहीं आ सकते तो उनको सुरक्षा नहीं है तो किनको है? दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और सैयद नासिर हुसैन ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत काम रोककर नीट पेपर लीक मामले पर तत्काल चर्चा कराने का नोटिस भी दिया, जिससे सरकार दबाव में नजर आ रही है और चौतरफा घिर गई है। अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि 13 अगस्त तक चलने वाले इस मानसून सत्र में इन मुद्दों पर चर्चा हो पाती है। यह राजनीतिक टकराव इसी तरह जारी रहता है। संसद में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, जिसमें पेपर लीक से लेकर दल बदल कानून तक तमाम मुद्दों पर बहस देखी जा रही है। इस बीच शिवसेना यूबीटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। शिवसेना यूबीटी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें पार्टी के 6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय को मंजूरी दे दी गई थी। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने तत्काल सुनवाई की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। शिवसेना यूबीटी ने अपने 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में विलय को मंजूरी देने के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पार्टी ने संसद के मानसून सत्र के बीच इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि इस फैसले से संसद में पार्टी की राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना यूबीटी की मांग पर जल्द सुनवाई का आश्वासन दे दिया है, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है और बागी सांसदों की सदस्यता पर भी तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। जैसा आप जानते हैं कि सियासी दल लगातार बीजेपी पर विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का आरोप लगा रहा है। पहले बीजेपी ने बंगाल में टीएमसी को तोड़ा और अब महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी को, लेकिन अब उद्धव की शिवसेना ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जैसा आप जानते हैं कि संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय को मंजूरी दी थी। इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे के खेमे में लोकसभा में केवल 3 सांसद ही बचे हैं और शिंदे गुट में सांसदों की संख्या 13 हो गई है। फिलहाल बिरला का फैसला अब बीजेपी के गले की फांस बनता नजर आ रहा है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और उसके फैसले पर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, तो निगाहें इस वक्त बंगाल की सियासत पर भी बनी हुई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हर साल की तरह इस बार भी बड़े स्तर पर शहीद दिवस रैली आयोजित की। इस दौरान ममता ने बागी गुट और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तो क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने और क्या है पूरी खबर, देखेंगे रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस रैली आयोजित करती है। इसी कड़ी में इस बार भी टीएमसी ने यह आयोजन किया। हालांकि इस बार तस्वीर अलग थी। टीएमसी इस बार सरकार में नहीं बल्कि विपक्ष की भूमिका में है। ऐसे में उसको धर्मतला में रैली करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि तमाम लड़ाई लड़ने के बाद भी पार्टी को धर्मतला में रैली की इजाजत नहीं मिली। ऐसे में पार्टी ने कैपिटल रोड पर रैली की, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ममता की रैली में जबरदस्त भीड़ उमड़ी, जबकि बागी गुट की टीएमसी की रैली में कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। এই লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করব। এই লড়াইকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আর বাংলার মাটি, এই বাংলার মাটিতে বহু যুগ ধরে বহু কাল। इस दौरान ममता बनर्जी ने जनता को संबोधित किया और बीजेपी पर भी करारा हमला बोला। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि असली तृणमूल हम ही हैं, नेता चले गए हैं लेकिन कार्यकर्ता नहीं गए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ये भी कहा कि बीजेपी का खाना खाने से बेहतर है जेल का खाना खाना। याद रखिए, बीजेपी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान कर रही है। कुछ गद्दारों ने चुनाव से पहले ही बीजेपी से संपर्क बना लिया था।
चोर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन 2 महीनों में उन्होंने जितना हो सका उतना पैसा हड़प लिया है। बीजेपी एक बुलडोजर सरकार है। अगर मैं रही तो बीजेपी को करारी शिकस्त दूंगी। मेरी कोई सुरक्षा नहीं है, आम लोग ही मेरी सुरक्षा हैं। जिन्होंने वोट लूटे हैं उन्हें एक दिन इसके नतीजे भुगतने होंगे। इस दौरान टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हम जनता के साथ खड़े रहने की अपनी प्रतिबद्धता पर अड़िग हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने सिद्धांतों से प्रेरित, अपने संकल्प से मजबूत और अटूट भावना से संचालित होकर हम सत्य के लिए लड़ते रहेंगे और हर अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे। हमारा दृढ़ विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कभी नहीं डगमगाएगी। ममता और अभिषेक के तेवर से ये साफ हो गया है कि भले ही पार्टी पहले से कुछ कमजोर हुई है, लेकिन उनके तल्ख तेवर अब भी बरकरार हैं, जो आने वाले समय में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। ममता के हमले से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी पार्टी की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे सरकार पर कई सवाल खड़े हो गए और अब सीएम योगी ने नई एसआईटी बनाने की मंजूरी दे दी है। तो क्या है राम मंदिर मामले में अपडेट, जानेंगे रिपोर्ट में। अयोध्या की राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज होती जा रही है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस देखी जा रही है। बीते दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई, जिसके बाद राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट वर्सेस राज्य सरकार की लड़ाई छिड़ गई। फिलहाल सीएम योगी ने नई एसआईटी बनाने की मंजूरी दे दी है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार जल्द नई एसआईटी गठित कर सकती है। खबरों के मुताबिक बहुत जल्द नई एसआईटी का गठन हो सकता है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में नई एसआईटी की अध्यक्षता एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी करेंगे। लखनऊ रेंज की आईजी किरण एस को नई एसआईटी का प्रमुख बनाया जा सकता है। एसआईटी में वित्त और प्रशासनिक विभाग के अन्य सीनियर अधिकारियों को भी शामिल किए जाने की संभावना है। एसआईटी पहले से दर्ज एफआईआर पर मामले की जांच करेगी। एसआईटी मामले से जुड़े सभी पुराने और नए फैक्ट्स और सबूतों की दोबारा गहराई से जांच करेगी और 30 जुलाई तक एसआईटी अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। और अब इस मामले की दोबारा जांच हुई तो न सिर्फ ये ज्यादा प्रभावी होगी, बल्कि अब तक की जांच और पूछताछ से बच गए लोगों पर भी कार्रवाई होने के आसार बढ़ जाएंगे। कोर्ट का यह आदेश ट्रस्ट के उन पदाधिकारियों को भी मुश्किल में डालेगा जिन पर तमाम सवाल उठते रहने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। माना जा रहा है कि एसआईटी की दोबारा होने वाली जांच में आरोपियों की संख्या भी बढ़ सकती है। कई नए चेहरे सामने आ सकते हैं। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी मामले के बाद अपनी कार्य प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब ट्रस्ट हर महीने की ऑडिट रिपोर्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगा, ताकि करोड़ों राम भक्त मंदिर ट्रस्ट की गतिविधियों की जानकारी सीधे देख सके। अब एसआईटी की रिपोर्ट पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तो अच्छी नजर। पीएम मोदी की बातों का क्या कहना है भाई? वो जो कहते हैं लोग सुनते हैं, लेकिन वो कहते हैं तो शायद उनको भी पता नहीं कि वो क्या कह रहे हैं और हो क्या रहा है। दरअसल उनका कहना ये है कि संसद में हर किसी को सुने जाना चाहिए, हर किसी को बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन सवाल नहीं होना चाहिए। अब देखिए ना, संसद के बाहर क्या हो रहा है, उनकी आवाज़ सुने जाने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बच्चे बाहर अपनी आवाज़ लेकर के आए, वहाँ पर अपनी मांगें लेकर के आए, तो क्या उसके बदले में बच्चों को लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का सामना करना चाहिए? इसके लिए देखने वाला कौन होना चाहिए, मुझसे बात करने वाला कौन होना चाहिए? अपनी कथनी अंदर कुछ और, बाहर करनी ये कुछ और हो रही है। इस पर कुछ ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।